इन एनसीईआरटी में बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। बच्चों, आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कि जो मैटर होता है वो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। लेकिन यहाँ पे सॉलिड है वो कैसे बिहेव करता है और कैसे पाया जाता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वी आर मोस्टली सराउंडेड बाय सॉलिड एंड वी यूज़ दैम मोर ऑफन देन लिक्विड एंड गैसेस। हमारे चारों तरफ आपने देखा होगा मोस्टली क्या पाया जाता है, सॉलिड पाया जाता है। ठीक है, अपने चारों तरफ आप नज़रें घुमा के देखो, आपको अधिकतर चीज़ सॉलिड की दिखाई देगी। किससे ज़्यादा? लिक्विड और गैस के से। हालांकि लिक्विड भी है हमारे पास और गैस भी होता है। गैस यानी हमारे आसपास क्या है, एयर है ना। और लिक्विड यानी हम पानी पीते हैं और भी बहुत सारी लिक्विड की चीज़ें होती है ना। फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन वी नीड सॉलिड विथ वाइडली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अगर हमने क्या करना है, अलग अलग एप्लीकेशन चाहिए सॉलिड की, तो हमें उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो भी अलग अलग चाहिए। दिस प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, बाइंडिंग फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन दैम। और जो ये हमने प्रॉपर्टी हम जो चाहते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, आपकी पूरी की पूरी पार्टिकल पर। ठीक है, यानी कि सॉलिड में जो अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के उस पर डिपेंड करती है। और उसके अंदर जो फोर्स होते हैं, यानी कि एक ये पार्टिकल है, दूसरा ये पार्टिकल है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना होता है, ठीक है, वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है। तो ये सब कौन डिसाइड कर रहा है? डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। ठीक है, देयरफॉर स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड इज़ इम्पोर्टेंट। इसलिए जो स्ट्रक्चर है किसकी, सॉलिड की, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। द कोरिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज हेल्प इन डिस्कवरिंग न्यू सॉलिड मटेरियल्स। जो स्ट्रक्चर होती है किसकी, प्रॉपर्टीज़ की होती है, जो स्ट्रक्चर होती है किसकी, सॉलिड की मटेरियल की हम डिस्कवरी करते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है, हमें डिजायरेबल प्रॉपर्टीज़ चाहिए, लाइक उसका हाई टेम्परेचर होना चाहिए जिससे कि वो जल्दी मेल्ट ना हो, सुपर कंडक्टर होना चाहिए, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होना चाहिए, है ना। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जो ईजिली यहाँ पर क्या हो जाए, अर्थ पर डिकम्पोज हो जाए। पैकेजिंग यानी कि जो पॉलीथीन वगैरह होती है वो कैसी होनी चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होनी चाहिए। ठीक है, बायो कंप्लेंट सॉलिड्स फॉर सर्जिकल इम्प्लांट। और ऐसे जो सर्जिकल इम्प्लांट होते हैं उनके लिए बायो कंप्लेंट सॉलिड होनी चाहिए। फ्रॉम ओवर अर्लियर स्टडी, और हमने पहले पढ़ा हुआ था, वी नो दैट्स लिक्विड एंड गैसेज आर कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड और गैस कैसे कैसे होते हैं, फ्लूइड होते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। देखो बच्चों, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं आपके सॉलिड की, लिक्विड की और गैस की। तो फ्लूइड का स्ट्रक्चर है वो कौन रखता है, लिक्विड और गैस रखते हैं। फ्लूइड का मतलब यहाँ पे क्या है, एबिलिटी टू फ्लो। यहाँ लिखा हुआ है कि बहने की जो एबिलिटी होती है उसका मतलब क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। तो आपने देखा होगा इसका मतलब होता है फ्री टू मूव। फ्री टू मूव यानी कि इसके जो पार्टिकल है, किसके, लिक्विड और गैस के जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, आपस में सेम डिस्टेंस पे होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये बहने का गुण रखते हैं, फ्लो का रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो यहाँ इनके बीच में क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन इनके बीच में, गैस के बीच में क्या होता है, ये नहीं होता है ना। इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो नहीं होता है। तो ये फ्लो करते हैं, क्या करते हैं, ये फ्लो करते हैं। जबकि लिक्विड फ्लो करता है, बट ये क्या होता है, इनके डेफिनेट डिस्टेंस होती है ईच मॉलिक्यूल से। और जब पानी बहते हुए आपने देखा होगा तो पानी भी बहता है लेकिन अपने मॉलिक्यूल्स के साथ बहता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया है। आगे देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है, On the contrary, the constituent particle in solid have fixed position, can only oscillate about the their mean position। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, एक पार्टिकल होता है, दूसरा पार्टिकल होता है, वो आपस में क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तब भी वो क्या करते रहते हैं, अपनी एक पोजीशन होते हैं, उस फिक्स पोजीशन से ऑसिलेट करते रहते हैं, ऐसे ऐसे करके, टू और फ्रो। ठीक है, ये क्या है, कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, यहाँ बताया गया है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करते रहते हैं। दिस एक्सप्लेन द रेजिडिटी इन सॉलिड। यही एक्सप्लेन करता है किसको, रेजिडिटी को भी। कैसे, जैसे आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड देखे होंगे, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न पे अरेंज होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका क्रिस्टल है, वो एक पार्टिकल है, दूसरी पार्टिकल से बॉन्ड बना रहा है, फिर आगे जाके तीसरी पार्टिकल से, ये चौथी पार्टिकल से, ऐसे करके। ठीक है, और ये क्या होते हैं, यही अपनी यूनिट है वो दोबारा क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, है ना। जब भी इनको प्रेस किया जाता है, जोर से क्या किया जाता है, प्रेस किया जाता है, तो ये ईजिली क्या नहीं होते हैं, अपने बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं, है ना। जो ये पार्टिकल्स है ये अपने बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं और एक दूसरे से क्या होते हैं, बाउंडेड होते हैं, फिक्स्ड, है ना। तो ये क्या होते हैं, रेजिडिटी को शो करते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने देखा था, इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल रिजल्टिंग इन सेवरल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें क्या होता है, पार्टिकल का अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो हमें अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। द कोरिलेशन बिटवीन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द सेवरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड विल ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। और जो पार्टिकल होता है उनका जो इंट्रैक्शन होता है अलग अलग सॉलिड में, वो अलग अलग होता है। इसी वजह से सॉलिड की भी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है। हाउ दीज प्रॉपर्टीज गेट मॉडिफाइड ड्यू टू स्ट्रक्चरल इम्परफेक्शन
और बाय द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन मिनट अमाउंट वुड ऑल्सो भी डिस्कस्ड, यानी कि बस थोड़ा सा क्या हुआ उसमें अगर चेंजेस हुआ स्ट्रक्चर में, यानी कि ये यूनिट है दूसरी यूनिट से क्या हो गई, थोड़ा सा डिफरेंस हो गई, बाकी यूनिट सेम है ना, उससे भी क्या हो जाता है, जो स्ट्रक्चर होती है सॉलिड की वो चेंज हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं हम जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड की करेक्टरिस्टिक क्या है, ये बच्चों आप लोगों को याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसमें लिखा है जो हमारी मैटर की 3 स्टेट है, जो आपने 11th क्लास में पढ़ लिया था ऑलरेडी, लिक्विड सॉलिड गैस, है ना, अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विच वुड बी मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ गिवन सब्सटेंस डिपेंडेड अपॉन नेट इफेक्ट ऑफ 2 अपोजिट फैक्टर। जो कंडीशन है किसके, टेम्परेचर की, प्रेशर की, है ना, उस पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, ये सब्सटेंस डिपेंडेड होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके बीच में, वो क्या होता है, थर्मल एनर्जी उनको दी जाए तो क्या होता है, टूटने लगता है ना, और उनका अगर थर्मल एनर्जी क्या हो, लो हो, तो वो एक दूसरे से पास आते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स उसमें ज़्यादा लगता है। वेयर एज थर्मल एनर्जी टेंड टू कीप दैम अपार्ट बाय मेकिंग दैम मूव फास्टर। अगर उनको थर्मल एनर्जी दी जाए, यानी ये सॉलिड है, ठीक है, और इसको हमने क्या किया, थर्मल एनर्जी दी इसको, तो इसके जो पार्टिकल वो क्या करेंगे, ज़्यादा दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, यानी उनमें क्या होने लगेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स टूटने लगेगा, ठीक है, तो वही ये बताया गया है इसमें। एट सफिशिएंट लो टेम्परेचर, और जो लो टेम्परेचर पे द थर्मल एनर्जी इज लो, ऑब्वियसली अगर टेम्परेचर कैसा होगा, लो होगा। आगे क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा हुआ है इज सफिशिएंट लो टेम्परेचर द थर्मल एनर्जी इज लो, इंटरमोलिकुलर फोर्स ब्रिंग दैम टू क्लोज, यानी इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होते हैं, मान लेते हैं ये ए और बी है, दो क्या है, पार्टिकल्स है, और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स वो क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है, जिससे वो एक दूसरे से क्लोज आ जाते हैं। कब, जब थर्मल एनर्जी क्या हो, लो हो, लो टेम्परेचर हो, ठीक है। और ये क्या करते हैं, दिस कैन स्टिल ऑसिलेट, लेकिन ये फिर भी क्या रहते हैं, ऑसिलेट रहते हैं अपनी पोजीशन में, मेन पोजीशन पे, जैसे अर्थ होती है वो अपनी पोजीशन पे क्या कर रही होती है, रोटेट करती रहती है ना। दिस कैन स्टिल ऑसिलेट अबाउट रियल मेन पोजीशन, द सब्सटेंस एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। द फ्लोइंग आर करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। आप लोगों को जैसे कि पहले मैंने बता दिया, जो करेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टीज़ की वो आपको लर्न करनी है, तो हम यही कर लेते हैं। पहली बात तो ये कि जो सॉलिड होता है उसका क्या होता है, डेफिनेट तो मास होता है, और वॉल्यूम शेप, ये क्या होते हैं, डेफिनेट होते हैं। क्या लिक्विड का वॉल्यूम होता है डेफिनेट, हाँ लिक्विड का होता है ना, और शेप होती है नहीं, लिक्विड और गैस की दोनों की ही क्या होती है, शेप क्या नहीं होती, डेफिनेट नहीं होती। लेकिन मास और वॉल्यूम की बात की जाए तो किसके डेफिनेट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड की। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इनकी शॉर्ट होती है, बताया था आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे ए और बी पार्टिकल है, ठीक है, तो जो सॉलिड में क्या होता है, ये पास पास होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एक फोर्स होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, उससे बाइंड होता है ना। लेकिन अगर लिक्विड की बात करें तो इनमें ये क्या होता है, इनकी जो डिस्टेंस होती है वो तो फिक्स होती है ना, लेकिन इनका जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जबकि गैस होता है ये एक दूसरे से अनबाउंडेड होते हैं, है ना, और इनके बीच की डिस्टेंस भी फिक्स नहीं होती है, तभी तो इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स नहीं है, इसी वजह से जो गैस है वो फ्लूइडिटी शो करती है। और ये लोग, ये जो ए और बी पार्टिकल है लिक्विड में, ये फ्लूइडिटी क्यों शो करते हैं, क्योंकि ये अपनी मेन पोजीशन से तो क्या हो जाते हैं, फ्लो होते हैं, बट उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम नहीं होता है। ओके, तो यही चीज़ यहाँ पे बताई हुई है कि इनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं सॉलिड के। इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्ग, ये कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपने पढ़ ही लिया है। सबसे ज़्यादा किस में होगा, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और फिर गैस में होगा। थियर कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स हैव फिक्स्ड पोजीशन, और इनकी जो पार्टिकल की फिक्स पोजीशन होती है ये ऑसिलेट करते रहते हैं अपनी मेन पोजीशन पे, और ये क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं, जो मैंने आपको बताया था। इनकम्प्रेसिबल बोल दे और रिजिड बोल दे, यहाँ पे एक ही बात को बता रहा है ये कि इनके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पे रहते हैं, और जब भी इनको प्रेस किया जाता है तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आते हैं, डिस्टेंस फिक्स रहता है ना, तो ये रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पॉइंट दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सॉलिड होता है वो, उसका जो मास और वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। डिस्टेंस क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो शॉर्ट होती है, ठीक है। और क्या है, फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, और जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल होते हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पे ऑसिलेट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। अब बात करते हैं एमोर्फोस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्या है, एक्चुअली टाइप है किसके, सॉलिड के। सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज क्रिस्टलाइन और एमोर्फस। सॉलिड है, हमको क्रिस्टलाइन और एमोर्फस दोनों उस पर दिखाई देते हैं, ठीक है, दोनों टाइप होते हैं ये। द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन अरेंजमेंट। अब ये किस बेसिस पर डिफरेंट है, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके जो अरेंजमेंट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ बात की गई है किसकी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, कि जो लार्ज नंबर होते हैं स्मॉल क्रिस्टलाइन, वो एक दूसरे से क्या होता है, डेफिनेट करेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक शेप होती है उनकी, ठीक है। ज्योमेट्रिक शेप कैसी होती है उनकी, करेक्ट। यहाँ पे बच्चों सीधी सी बात ये बता रखा है कि जो
एक जो सॉलिड होता है या क्रिस्टलाइन है वो एक छोटे से स्मॉल क्रिस्टल से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये मान लेती हूँ ये जो दो पार्टिकल है, ठीक है, और ये पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक डेफिनेट डिस्टेंस पे रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या बना लिया कि ये यूनिट सेल बना ली, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये स्मॉल क्रिस्टल हो गया, ठीक है। अब जब ये क्या करेगा, बार बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है, अपने पार्टिकल को, अपनी यूनिट को, तो ये क्या बना लेगा, क्रिस्टल बना लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम। It has long range order, which means that there is a regular pattern of arrangement of particles which repeat itself periodically over the entire crystal. Sodium chloride and quartz are typical example of crystalline solid. बच्चों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड के, सोडियम क्लोराइड और क्वार्ट्ज, ठीक है, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइन, ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एन एमोरफोस सॉलिड, और जो एमोरफोस सॉलिड होता है, एमोरफोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है नो फॉर्म, जिसकी फॉर्म नहीं होती है, कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स इरेगुलर शेप। जैसे कि हमने क्रिस्टलाइन में देखा कि यहाँ पे क्या है, एक यूनिट सेल एक डेफिनेट सेल पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना, ऐसे करके। जबकि एमोरफोस में क्या होता है, ये सेल रिपीट नहीं होती हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर बना लिया, तो थोड़ी सी दूर जाके इन्होंने क्या किया, ट्राइंगल शेप बना ली पार्टिकल्स ने, है ना, अलग अलग होते हैं इसमें अरेंजमेंट। और ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज पे क्या हो जाते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी कि हमने क्रिस्टलाइन में देखा था एक लाइन पे ये, फिर दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, और एक यहाँ से स्टार्ट करो तो जब आप 100 यूनिट तक जाओगे तो भी पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक पैटर्न सेम है, दूसरा भी हो सकता है, लेकिन तीसरे पे ये चेंज हो जाता है पैटर्न, ठीक है। एमोरफोस में ये डिफरेंस होता है। अब आगे पढ़ते हैं। इन ए सच अरेंजमेंट ए रेगुलर पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर observed over short distance only. Such portions are scattered and in the between arrangement is disorder. The structure of quartz and quartz glass shown figure. आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये दो, ये क्या है, एक तो क्वार्ट्ज की है, दूसरा क्वार्ट्ज ग्लास की है, ठीक है। अब यहाँ पे अरेंजमेंट कैसा है, रेगुलर है, एक पैटर्न है, वो दूसरे पैटर्न से काफ़ी हद तक क्या हो रहा है, मैच कर रहा है ना। तो ये क्या हो गया आपका क्रिस्टलाइन। लेकिन अगर क्वार्ट्ज ग्लास की बात करें तो यहाँ पे ये क्या है, सेम नहीं है, कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, है ना, ऐसे रिपीट हो रहा है। तो ये आपका क्या है, एमोरफस। ये क्वेश्चन भी आएगा बच्चों, ये क्वेश्चन भी आता है, आपको याद करना है कि क्वार्ट्ज ग्लास है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है या फिर एमोरफस। तो आपको याद रहना चाहिए कि एमोरफस होता है। वाइल टू स्ट्रक्चर आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, जब दो स्ट्रक्चर क्या हो, आइडेंटिकल हो, येट इन द केस ऑफ एमोरफस क्वार्ट्ज ग्लास देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये एमोरफस के बारे में बताया है। द स्ट्रक्चर ऑफ एमोरफस सॉलिड इज सिमिलर टू द लिक्विड ग्लास, रबर और प्लास्टिक। और जो एमोरफस जो सॉलिड होता है वो एकदम उनकी जो स्ट्रक्चर होती है लिक्विड ग्लास रबर प्लास्टिक के जैसे ही होती है। ये एग्जांपल है किसके, एमोरफस की। आप क्वेश्चन आ सकता है कि एमोरफस है वो किसके जैसे होता है, लिक्विड के, ग्लास के, रबर के, प्लास्टिक के, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल द टू टाइप ऑफ सॉलिड डिफर इन थियर प्रॉपर्टी। आपको पता है जैसे कि भाई एक का जो अरेंजमेंट है वो दूसरे से क्या हो गया, अलग हो गया। इस वजह से जो सॉलिड है उसकी जो प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन की अलग होगी और एमोरफस की अलग होगी। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या होते हैं, शार्प होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट होता है उनका, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एमोरफस सॉलिड सॉफ्टन ऑफ ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर कैन बी मोल्डेड और ब्लोन इनटू वेरियस शेप। जो एमोरफस सॉलिड होता है वो क्या होता है, उनका जो टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। रेंज उनकी अलग होती है, या ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी हो सकती है। कैन बी मोल्डेड, और उन्हें क्या किया जा सकता है, कोई भी शेप में मोल्ड किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की बात करते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक में क्या होता है, आप उसको हीट देकर उसकी जो शेप है वो चेंज कर सकते हो, है ना। तो वही यहाँ पे बताया गया है। प्लास्टिक इसका एग्जाम्पल है, एमोरफस का। ऑन हीटिंग दे बिकम क्रिस्टलाइन एट सम टेम्परेचर। जो अगर हम हीट करते हैं तो क्रिस्टलाइन भी क्या हो जाता है, सॉरी, जब हम इसको क्या करते हैं, किसको, एमोरफस को हीट करते रहते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर जो एमोरफस है वो किस में चेंज होता है, क्रिस्टलाइन में हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि एमोरफस को किस में चेंज किया जा सकता है, क्रिस्टलाइन में, किसके थ्रू, टेम्परेचर के थ्रू। सम ग्लास ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंशिएंट सिविलाइजेशन आर फाउंड टू बिकम मिल्की इन अपीयरेंस बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। जो ग्लास होते हैं, ठीक है, पहले के ज़माने में वो क्या होते थे, मिल्की हो जाते थे, बिकॉज ऑफ सम क्रिस्टलाइजेशन। किस वजह से, क्रिस्टलाइजेशन की वजह से। लाइक लिक्विड अमोरफस सॉलिड हैव ए टेंडेंसी टू फ्लो। जैसे कि आपको पता है एमोरफस है वो किससे रिलेटेड है, लिक्विड से, है ना। तो लिक्विड का क्या एक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो होती है, वैसे ही एमोरफस की भी क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो होते हैं, फ्लूइडिटी जिसे बोलते हैं। लेकिन ये इतने स्लो होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। सम टाइम देयर आर प्लेन फिक्स्ड टू विंडो और डोर्स। ओल्ड बिल्डिंग आर इनवेरिएबली फाउंड टू बी स्लाइटली थिकर एट द बॉटम देन एट द टॉप। आपने देखा होगा पुरानी जो बिल्डिंग्स होती है वहाँ पे गेट होते हैं जो कांच के बने होते हैं, विंडोज होती है, उनके बॉटम को ध्यान से देखना, उनकी बॉटम थिक पाएगी। क्यों, क्योंकि वो किसकी बनी होती है, एमोरफस सॉलिड की बनी होती है। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है, क्योंकि ग्लास का एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहता है लेकिन बहुत धीरे, हमें दिखाई नहीं देता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोटोपिक। ये एन आइसोटोपिक होता है नेचर में। कौन, क्रिस्टलाइन सॉलिड। दैट इज सम ऑफ थियर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिडेंस
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डिफरेंट वैल्यू व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टलाइन। यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया है, जैसे कि मान लेते हैं हम ए मॉलिक्यूल है, ये क्या है बी मॉलिक्यूल, ये क्या है सी मॉलिक्यूल। अब ए बी क्या होती है, इसमें रिपीट होती रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे कि हमने यहाँ पे बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है या फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होती है, यानी ये यहाँ से यहाँ गया तो हो सकता है यहाँ पे इसको ए मिले, फिर बी मिले, हो सकता है दोबारा ए मिल जाए, दोबारा बी मिल जाए। तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, हर जगह चेंज होती है। यहाँ पे ए मिल गया तो यहाँ पे बी भी मिल सकता है, यहाँ पे सी भी मिल सकता है, या फिर यहाँ पे ए बी सी भी मिल सकता है ना। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, ये चेंज होता है। जबकि एमोर्फस में क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे ए है तो यहाँ बी हो सकता है, यहाँ पे सी हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, ये जरूरी नहीं यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, डी हो सकता है। तो यहाँ पे रिपीटेड होते हैं ये। तो जैसे ही एमोर्फस में जाता है इंडेक्स, तो वो यहाँ से टकराकर इससे गया, उससे टकराकर उससे आया, तो कुल मिला के जो उसकी वैल्यू है हर जगह से वो सेम ही आनी है, ठीक है। समझ में आया? आगे चलते हैं। तो इसलिए क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं, जबकि एमोर्फस क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं। दिस अराइजेस फ्रॉम डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल डिफरेंट डायरेक्शन। दिस इज इलुस्ट्रेटेड इन फिगर 1.2। सिंस द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन, द वैल्यू ऑफ सम फिजिकल प्रॉपर्टी इज फाउंड टू बी डिफरेंट अलोंग ईच डायरेक्शन। यानी हर एक डायरेक्शन में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। किसमें, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, क्योंकि ये तो अरेंजमेंट होते हैं ए बी सी, और फिर नीचे हो सकता है बी सी डी हो, ए बी हो, लेकिन जब ये इधर से गुजरेगा तो इसको अलग पैटर्न मिलेगा, इधर से गुजरेगा तो इसको अलग। जबकि एमोर्फस की तो स्ट्रक्चर ही ये होती है कि ए बी, यहाँ पे सी भी हो सकता है, यहाँ बी हो सकता है, यहाँ सी हो सकता है, ऐसे हो। तो हर जगह से जहाँ कहाँ से भी जाए तो उसकी वैल्यू सेम ही मिलनी है। Amorphous solid, on the other hand, are isotropic in nature. It is because there is no long range order in them, and arrangement is irregular along all direction. Therefore, value of any physical properties would be same along any direction. इसलिए कोई से भी डायरेक्शन में चले जाओ उसकी तो वैल्यू सेम ही रहनी है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बी की तरफ जाए, फिर आगे जाके उसको बी ना मिले, या फिर यहाँ पे बी की तरफ जाए, फिर यहाँ पे आगे उसको सी ना मिले, तो सेम ही रहती है इसकी रेंज। Therefore, value of any physical property would be same along any direction. These differences, इनको एक डिफरेंस की एक टेबल है, उसके थ्रू आपको याद भी करना है, उसमें बताया भी गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये टेबल दिखाई गई है। शेप क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या होती है, एमोर्फस सॉलिड की क्या होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए, और आपको इसे याद करना है। ये नीट में भी यही क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट ऑफ फ्यूजन पूछा गया है, तो शेप के बारे में बताएं तो इसकी क्या होती है, डेफिनेट होती है, इसकी इरेगुलर होती है ना। और ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इसका, शेप शार्प होता है ना। और ग्रेजुअली इसका क्या होता है, चेंज होता रहता है। और जो इसकी क्लीवेज प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम इसको कट करते हैं तो ये क्या होता है, हमें शार्प भी मिलेगा, ठीक है। 2 पीसेस से हम कट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि ये 2 यूनिट है, इस 2 यूनिट से मिलकर ये बना, हमने बीच में कट किया तो ये हमें क्या मिलेगा, ये हाफ अलग, ये हाफ अलग, लेकिन क्या मिलेगा, स्मूथ मिलेगा, शार्प मिलेगा, है ना। लेकिन एमोर्फस में तो ये नहीं हो सकता ए से बी को कट किया जाए तो यहाँ पे क्या हो, ये हार्ड हो, है ना, तो ये इधर जाएगा, फिर ये सी सॉफ्ट है तो बी यहाँ पे हार्ड है तो ये यहाँ से यहाँ कट होगा। इसको कट करेंगे तो ये क्या होगा, इरेगुलर सरफेस मिलेगी इसकी, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन है, हीट ऑफ फ्यूजन है, इसके बारे में क्या होता है, डेफिनेट होता है इसका। और यहाँ पे क्या होता है, हीट ऑफ फ्यूजन, दे डू नॉट हैव डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, इसमें हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता है। एन आइसोट्रोपिक मैंने आपको बता ही दिया है, कौन होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक और ट्रिक है, देखो जिसमें एन आएगा, एन आइसोट्रोपिक आएगा, उसमें क्या आएगा, क्रिस्टलाइन। और जिसमें ये एमोर्फस किससे स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे ये आई से होगा, आइसोट्रोपिक। यानी ये ध्यान करो, एमोर्फस से ए कनेक्ट नहीं होगा, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। तो उससे भी लर्न हो जाएगा कि ए से एमोर्फस है तो वो एन आइसोट्रोपिक से मैच नहीं होगा, ठीक है। ये एक इसके सॉर्ट ट्रिक है। नेचर, ये क्या है, टू सॉलिड होते हैं, क्या होते हैं, टू। ये क्या होते हैं, सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो क्यों बोला गया, क्योंकि जैसे अपन ने देखा ना, इसमें क्या पाया जाता है, फ्लो एबिलिटी पाई जाती है, फ्लूइडिटी लाइक ए लिक्विड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। ये भी याद रखना कि एमोर्फस को क्या बोलते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों, क्योंकि इसकी फ्लो की क्या होती है, प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और ऑर्डर इन अरेंजमेंट, इसमें क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर पे चेंज होते हैं, और इसमें क्या होता है, हर दूसरे या तीसरे यूनिट पे क्या होता है, चेंज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो बच्चों, एमोर्फस सॉलिड इज़ ए यूज़फुल मटेरियल, ये काफ़ी यूज़फुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप ग्लास को यूज़ कर सकते हो कैसे भी चेंज करके, रबर को, प्लास्टिक को बहुत अपने तरीके से क्या कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, है ना। वाई आर सॉलिड रिजिड, आपको पता है कि सॉलिड रिजिड क्यों होते हैं, क्योंकि उसके यूनिट सेल क्या होते हैं, अपने डेफिनेट शेप पे क्या करते रहते हैं, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। उनका जो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है ना। और वाई डू सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि जो सॉलिड होता है उसका डेफिनेट वॉल्यूम क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया है वही चीज़ आपको बतानी है। क्लासीफाई द फ्लोइंग एज अमोर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आपको क्या करना है, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड को बताना है। पॉलीयूरेथ्रीन, पॉली का जहाँ वर्ड आ जाए तो आपको क्या समझना है कि ये क्या है, अमोर्फस है, ठीक है। क्या है, अमोर्फस। नेफ्थलीन क्या है, क्रिस्टलाइन होता है। बेंजोइक एसिड क्रिस्टलाइन होता है। टेफ्लॉन भी पॉलीमर ही होता है, तो वो क्या होगा, अमोर्फस। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा, अमोर्फस नहीं होगा, ये भी क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। सेल्फोन होता है, वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन होगा। और पॉलीवाइनाइल से आपको पता चल गया ये क्या होगा, एमोर्फस।
पॉलीविनाइल क्लोराइड और फाइबर ग्लास। ग्लास से तो आपको पहचान जाना ये एमोर्फस है और कॉपर क्या होगा, क्रिस्टलाइन होगा। ये बच्चे ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको पढ़ते हुए सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा आ गया है, वाई इज ए ग्लास कंसिडर सुपर कोल्ड लिक्विड। क्यों कहा गया है कि ये सुपर कोल्ड लिक्विड है, क्योंकि इसमें फ्लूइडिटी की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती है। अब यहाँ पे बताया है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सॉलिड में वो हर जगह सेम वैल्यू देता है। किसमें, सॉलिड में। किस में देता है, आप लोगों ने पढ़ा है, एमोर्फस में देता है या फिर क्रिस्टलाइन में देता है। तो आपको क्या करना है, उसके बारे में बताना है। वो डिड सो क्लीवेज प्रॉपर्टी, क्या वो एमोर्फस है, एमोर्फस ही तो देता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की सब जगह डायरेक्शन में सेम वैल्यू है ना। तो क्या उसकी क्लीवेज प्रॉपर्टी कैसी होती है, वो आपने टेबल में पढ़ा था, वही आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड के भी अलग अलग क्या है, टाइप है। ठीक है, आपने देख लिया सॉलिड है, सॉलिड के दो टाइप बताए इन्होंने, कौन कौन से, एक तो एमोर्फस बताया, क्रिस्टलाइन बताया है। ठीक है, ये बच्चों याद करते चलो, जितना रिवीजन करोगे उतनी जल्दी लर्न होगा और ये समझने वाली चीज़ें हैं, रट्टा मारने वाली चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब देखो इन द सेक्शन 1.2 आपने 1.2 में देखा होगा, एमोर्फस सब्सटेंस होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है उसमें। ठीक है, और सॉलिड सब्सटेंस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेटेलिक एलिमेंट है जैसे कि आयरन, कॉपर, सिल्वर, और नॉन मेटेलिक एलिमेंट जैसे कि सल्फर, फॉस्फोरस, आयोडीन कंपाउंड्स, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, नैफ्थलीन, ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अब इसको याद करने का भी तरीका है, आप यहीं पे अंडरलाइन कर लो एनसीईआरटी में कि कौन कौन से क्या है, क्रिस्टलाइन है। तो सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, फॉस्फोरस है ना, जितने भी मेटल है, आयरन, कॉपर, सिल्वर, ये सब क्या है, मेटल्स जितने भी हैं वो सारे क्या हैं, क्रिस्टल है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन दैम इनटू 4 कैटेगरी। क्रिस्टलाइन को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका मोलिकुलर, सेकंड है आयनिक, फोर्थ मेटेलिक और फिर है आपका कोवलेंट सॉलिड। ठीक है, तो आपको ये लर्न होना चाहिए कि जो क्रिस्टलाइन है उसको कितने पार्ट होते हैं, मोलिकुलर, आयनिक, मेटेलिक और कोवलेंट। लेट अस लर्न अबाउट दिस कैटेगरी। अब हम क्या करेंगे, इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है। मोलिकुलर सॉलिड किस में आता है, एमोर्फस में नहीं, किस में आता है, क्रिस्टलाइन में। अब पढ़ते हैं, मोलिकुलर आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ मोलिकुलर सॉलिड। जो मोलिकुल्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, मोलिकुलर सॉलिड के। दीज आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग कैटेगरी। अब मोलिकुलर सॉलिड है वो भी आगे जाके डिवाइड होता है, एक तो नॉन पोलर मोलिकुलर होता है, एक पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है। वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो। इसमें बताया नॉन पोलर के बारे में। नॉन पोलर के बारे में क्या बताया, द कंप्राइज ऑफ आइदर एटम, फॉर एग्जाम्पल आर्गन, हीलियम, मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड बाय नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, फॉर एग्जाम्पल, यानी कि जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या हो, सेम हो, उनको क्या बोलेंगे, नॉन पोलर। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, 0 है। क्लोराइड के बीच में, आयोडाइड के बीच में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड कैसा है इनका, नॉन पोलर है। इन दीज सॉलिड द एटम और मोलिक्यूल आर हेल्ड बाय वीक डिस्पर्जन फोर्स, लंडन फोर्स, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन 11th। आपने 11th क्लास में पढ़ा था लंडन फोर्स। हाँ, तो ये जो नॉन प्लेनर मोलिकुलर सॉलिड होता है इसमें लंडन फोर्स पाया जाता है। लंडन फोर्स काफ़ी वीक होता है ना। दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं, सॉलिड सॉफ्ट होते हैं और ये नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्यों भाई, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, और इनमें जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। आर यूजुअली इन लाइट गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर पे ये या तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं या फिर गैसियस फॉर्म में रहते हैं, रूम टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में। ठीक है, अब देखो इसमें ये बताया पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिसकी नेगेटिविटी डिफरेंस अलग हो, जैसे कि हाइड्रोजन का अलग नेगेटिविटी है और क्लोरीन की अलग, यानी सेम सब्सटेंस नहीं है ना। अगर सेम सब्सटेंस हो तो किस में जाएगा, नॉन पोलर में। SO2 है ना, ये किससे बने, कोवलेंट बॉन्ड से बने हैं। ठीक है, अब इनमें जो बॉन्ड पाया जाता है, इंटरेक्शन होता है, वो कैसा होता है, डाइपोल डाइपोल होता है। ठीक है, और डाइपोल कैसा होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और इनमें जो फोर्स था वो कैसा था, नॉन पोलर में लंडन फोर्स था, और इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। ठीक है, और ये क्या होते हैं, दीज आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये भी क्या होते हैं, इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, जबकि नॉन पोलर का इन्होंने क्या बोला था कि लो होता है। ठीक है, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड येट मोस्ट दीज आर गैसेज आर लिक्विड अंडर रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड है ये रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होते हैं, गैस और लिक्विड हो सकते हैं। सॉलिड SO2 एंड सॉलिड NH2 आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच सॉलिड। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया बच्चों कि ये सॉलिड तो होते ही हैं, लेकिन कुछ गैसेस कैसे होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, गैस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल बताया है, SO2 वो क्या होती है, सॉलिड होती है, और NH2 क्या होते हैं, वो भी सॉलिड होते हैं। जबकि यहाँ पे नॉन पोलर में क्या बताया गया था कि ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, यूजुअली लिक्विड और गैस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने से अधिक जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके साथ जुड़ेगा और वहाँ पर क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ऐसे मोलिक्यूल्स।
जैसे यहाँ पे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बाइंड मॉलिकुलर टू सच सॉलिड लाइक H2O। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये कैसे होते हैं? नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जनरली दे आर वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड अंडर रूम टेम्परेचर प्रेशर। और ये जनरली क्या हो सकते हैं? लिक्विड होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है।